the first chapter of class 10th. The book name of the book is The First Flight, and the name of the chapter is A Letter to God. A Letter to God के जो राइटर हैं वो हैं जीएल फ्यूंटस। जीएल फ्यूंटस ने इस चैप्टर को लिखा है। आओ पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जीएल फ्यूंटस के बारे में जान लेते हैं कि जीएल फ्यूंटस कौन है और इनकी जो वर्क है वो इन्होंने मेजरली किसके बारे में लिखे हैं। तो जीएल फ्यूंटस एक मैक्सिकन राइटर है एंड ही वाज नोन फॉर हिज कमिटमेंट. He always portrayed the struggle of Mexican people in his works. If I speak of G.L. Fuentes, so G.L. Fuentes एक ऐसे मैक्सिकन राइटर हैं जिन्होंने मैक्सिकन लोगों की समस्या के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। मेजरली ही फोकस्ड ऑन द रूरल लाइफ। उनका जो पूरा का पूरा फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ रूरल लाइफ यानी जो गांव के लोग हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था, उनके चैलेंजेस से जुड़ा हुआ था। अगर आपको इस बात को समझना है कि उन्होंने किस तरह से काम किया है तो ये बिल्कुल एविडेंट हो जाता है। दिस बिकम्स वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज वर्क दैट इज अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड से आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से किसानों की समस्या को लेकर के आवाज उठाई है या जनसाधारण की समस्या को लेकर के आवाज उठाई है। दिस स्टोरी एग्जाम्पलीफाइज हिज नैरेटिव स्टाइल। ये उनकी नैरेटिव स्टाइल को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। ये जो कहानी है ए लेटर टू गॉड, इट इज सिंपल येट प्रोफाउंड। ये है तो बहुत साधारण सी कहानी लेकिन इसका प्रभाव बहुत गंभीर है। विद डीप एम्पैथी फॉर हिज कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर के साथ में उन्होंने बहुत हमदर्दी दिखाते हुए इस कहानी को लिखा है। फ्यूंटस uses straightforward language and clear imagery to communicate complex themes such as faith, hope and human error. फ्यूंटस ने बिल्कुल सीधी सीधी भाषा का प्रयोग किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज किया है और क्लियर इमेजरी से मतलब है कि उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बिल्कुल ये रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ऐसी कॉम्प्लेक्स थीम्स को जिन्हें हम कहते हैं फेथ, होप एंड ह्यूमन एरर। तो आओ बच्चों इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं और जानने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो एक किसान है जो अपने खेतों को बहुत बारीकी से जानता है, अपने काम को बहुत शिद्दत से करता है, लेकिन चूंकि किसान पूरी तरह से निर्भर होता है अपनी फसल पर और फसल पूरी तरह से निर्भर होती है मौसम पर। ऐसा ही कुछ इस किसान के साथ में होता है कि जब ये इसकी फसल पक करके तैयार हो जाती है और ये अपनी फसल को काटने के लिए या उससे काटने से जस्ट पहले तो एक ऐसी आपदा आती है जिस आपदा के कारण में इसकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। उसके बाद में क्योंकि एकमात्र साधन लेंचो की अर्निंग का सिर्फ और सिर्फ उसके खेत और उसकी फसल थी। जब ऐसा हो जाता है, ऐसा होने के उपरांत उसके पास में ना कोई पैसा बचता है और ना खाने के लिए अनाज बचता है। ऐसी स्थिति में वो ये सोचने लगता है कि उसकी कौन मदद करेगा, लेकिन लेंचो बहुत बड़ा सपोर्टर है, वो बहुत बड़ा बिलीवर है गॉड का, वो भगवान में बहुत विश्वास करता है। इसलिए अब वो ये सोचने लगता है कि वो सिर्फ अगर मदद की गुहार लगाएगा तो किसी के सामने अगर लगाएगा तो वो होंगे भगवान। तो वो क्या करता है, अपनी फसल बर्बाद होने के बाद में भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। उस पत्र का जवाब किस तरह से आता है और उस पत्र के बारे में क्या चर्चा होती है, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना होगा। तो आओ हम पहले समझते हैं उसके हाउस की लोकेशन को। द हाउस, द ओनली one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the height of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उसका घर
और उसका घर कैसा है? द ओनली हाउस, ओनली वन, एकमात्र घर है इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी वैली में एक ही घर है उसका बसा हुआ। और वो कहाँ पर बसा हुआ है? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक पहाड़ी के टॉप पर बसा हुआ है। ठीक है ना? अब ये लो हिल यानी, हमें लो हिल का मतलब है कि ज्यादा ऊंची पहाड़ी तो नहीं है वो, लेकिन वो इतनी ऊंची पहाड़ी है कि फ्रॉम द साइड वन कुड सी द रिवर। इस ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता है, अपने खेत देख सकता है जो पके हुए हैं, राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, जो मक्का के पके हुए खेत हैं और उनमें फूल खिले हुए हैं। और दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, ऐसे खेत या वो खेत जिनसे हमेशा ऐसा प्रतीत होता था, एक ऐसा प्रॉमिस आता था कि एक अच्छी पैदावार होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब नेक्स्ट बात जो आती है वो ये आती है कि अब ऐसा लग रहा था लेंचो को कि पृथ्वी को जो नीड थी, अर्थ को जो नीड थी, या उसके खेतों को जो नीड थी, एक बारिश की नीड थी, या कम से कम थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए, इतनी जरूरत थी। अब थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट मतलब पूरी सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत बारीकी से जानता था, इंटीमेटली का मतलब बहुत नजदीकी से, ठीक है ना? had done nothing else, उसने कुछ नहीं किया था, but see the sky towards the north east, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो आकाश की तरफ ही देखता रहा कि बारिश होगी या नहीं होगी, ऐसी उम्मीद करते हुए बार बार उस तरफ देखता रहा। अब आगे क्या होता है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो जब ऐसे खेत देख रहा है आकाश की तरफ, तो अब वो क्या कहता है कि अब हम सच में, हमें कोई पानी मिलने वाला है, कुछ पानी मिलने वाला है। और कुछ पानी मिलने से यहाँ मतलब है कि उसका इशारा है बारिश की तरफ, कि बारिश होने वाली है। और ये जो वुमन है, ये वुमन और कोई नहीं बल्कि लेंचो की पत्नी है, जो लेंचो के घर में है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो जो ये वुमन है, खाना तैयार कर रही थी शाम का, उसने उत्तर दिया हाँ गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा। विलिंग मतलब इच्छा हुई उनकी, तो ऐसा हो सकता है, उस महिला ने उत्तर दिया। तो अब आपको समझने वाली बात इसमें ये है सबसे जरूरी, कि जब यहाँ पर उसने भी और लेंचो, तो दोनों का हम देखते हैं कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ भगवान को बहुत मानते हैं, उनका बहुत ज्यादा भरोसा है। ठीक है? तो यहां से जो ट्रस्ट वाली बात है वो शुरू होती है कि फैमिली पूरी तरह से भगवान में विश्वास रखती है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। जो बड़े बेटे हैं लेंचो के, वो क्या कर रहे हैं? खेतों में काम कर रहे थे उस समय पर। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। तो ये बड़े बच्चे और छोटे बच्चे तब तक अपने अपने कामों में व्यस्त रहे जब तक कि उन्हें रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाया गया। अब क्या होता है? वो खाना, पूरा परिवार साथ बैठ करके खाना खाने लगता है। और इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। अब क्या हुआ? जब वो खाना खा रहे थे तो खाना खाते समय ठीक वैसा ही हुआ जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट करने का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और जैसी उसने भविष्यवाणी की थी ठीक उसी तरह से जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की, वो गिरने लगी या बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट यानी जिस डायरेक्शन में लेंचो देख रहा था, उसी डायरेक्शन से बहुत बड़े बड़े बादल दिखाई देने लगे। वो दिख सकते थे, उन्हें कोई भी देख सकता था कि वो आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजा थी और मधुर थी, एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s। अब
ये लेंचो खाना छोड़ करके घर के बाहर चला जाता है। और वो क्यों चला जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि वो बारिश के आनंद की अनुभूति अपने शरीर पर करना चाहता है। और जब वो वहां से लौट करके आया बाहर से, तो उसने अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए कॉइन्स हैं। अब आप समझिए यहाँ पर ऐसा उसने क्यों बोला है। उसने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि उसकी इकोनॉमी का जो आधार है वो खेती है, और खेती से तभी अच्छी उन्नत फसल आ सकती है जब उसे सही समय पर खाद पानी या जो भी चाहिए वो दिया जाता रहे। तो अब उसको पानी के, उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी और बूंदें पड़ रही थी। तो ऐसा समझ करके कि जिस चीज की आवश्यकता है वो एक्चुअल में हो रही है, तो उसने इन जो बूंदों को क्या कहा कि दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने कहा कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट है। एक सेंट मतलब यूनिट ऑफ करेंसी, एक करेंसी की यूनिट है। और जो लिटिल वंस है वो 5 पैसे 5 सेंट है। इस तरह से उसने इनकी तुलना की। विद a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain। अब वो बिल्कुल संतुष्टि के भाव से अपने खेतों को देख रहा है, पके हुए खेतों को की तरफ देख रहा है, जो खेत क्या है, बिल्कुल बरसात के घूंटे में ढके हुए हैं, एक पर्दे के पीछे ढक गए हैं, बरसात में उसके खेत उस तरफ नहीं दिखा। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। परंतु अचानक से ही क्या हुआ, तेज हवाएं चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और इस बारिश के साथ साथ मोटे मोटे ओले भी गिरने शुरू हो गए। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। These truly did resemble new silver coins। अब ये जो ओले पड़ रहे थे ये वास्तव में नए कॉइन्स जैसे दिखाई दे रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब ये जो बच्चे थे ये खुद बाहर बारिश में आ गए और किस लिए दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, ये जो फ्रोजन पर्ल्स है, फ्रोजन पर्ल्स का मतलब है वो जमे हुए मोती। और जमे हुए मोती का मतलब यहाँ पर ओलों से है। It is really getting bad now, exclaimed the man, I hope it passes quickly। अब ओलों को देख करके, ओलावृष्टि को देख करके लेंचो ने कहा, भाई ये तो वास्तव में बुरा हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि बहुत जल्दी बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ओलावृष्टि होती रही, ये खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब क्या हुआ, 1 घंटे के लिए ओलावृष्टि होती रही। घर पर, बगीचे में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड यानी मक्का के खेत पर और पूरी की पूरी वैली पे ये जो ओलावृष्टि थी ये लगातार 1 घंटे तक चलती रही। द फील्ड वॉज वाइट। अब जो उसका खेत था जिसमें उसने मक्का उगाई हुई थी वो खेत पूरी तरह से सफेद हो गया था। और सफेद क्यों हो गया था, क्योंकि उन पूरी फसल को ओलों ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और ऐसा दिखाई दे रहा था मानो उसे किसी ने नमक से कवर कर दिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब लेंचो कहता है कि एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स थे प्लांट्स पर लगे हुए वो सारे के सारे जा चुके थे, खत्म हो चुके थे, गिर चुके थे, नष्ट हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लेंचो की आत्मा है वो दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान रुक गया, he stood in the middle of the field and said to his son।
अब वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ locusts would have left more than this, the hail has left nothing। उसने कहा कि ये जो बारिश हुई है, इससे ज्यादा तो टिड्डियों का झुंड अगर अटैक करता, तो टिड्डियों का झुंड क्या करता है बच्चों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि टिड्डियों का झुंड जब भी अटैक होता है तो पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देते हैं, वो इतने बड़े ग्रुप में अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ओलावृष्टि हुई है उसने कहीं ज्यादा नुकसान किया है टिड्डियों के झुंड से। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में मक्का की फसल बिल्कुल भी नहीं होगी। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और सीधी सी बात है बच्चों, जब किसान की इकोनॉमी पर धक्का लगता है तो उसके लिए सबसे बड़े दुख का कारण होता है। तो पूरी रात पूरा परिवार दुखी रहा। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी कुछ किया उसका कोई फल नहीं मिलेगा, सारा का सारा बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब लेंचो कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, हम सारे के सारे इस साल भूखे रहेंगे, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। दूसरे पार्ट को जानने के लिए दूसरी वीडियो देखना जरूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।